जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। और प्रश्नों का लेवल तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए क्या कहता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? नंद वंश या शुंग वंश या कानो वंश या मौर्य वंश? तो साथियों, धामेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के राजा अशोक ने करवाया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कहता है कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर जो है साथियों, ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगर पूछ ले गुजरात के कौन से जिले में, तो भावनगर जिले में स्थित है। गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। देख लेते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 3। कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। इसके लिए साथियों मैंने आपको कई बार बताया कि मुगल बादशाहों को याद रखने के लिए क्रम से आपको अपनाना चाहिए भाजसा। क्या अपनाना चाहिए? भाजसा। अब बी से हो गया बाबर, बाबर कहीं भी शुरुआत में है नहीं। एच से हो गया हुमायूं, हुमायूं से भी शुरुआत नहीं है। ए से हो गया अकबर, अकबर से 3 विकल्प स्टार्ट हैं, 3 विकल्प, जो कि जहांगीर वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जहांगीर तो अकबर के बाद आता है, पहले कैसे हो जाएगा? अब अकबर के बाद जे फॉर जहांगीर। तो आप देख लीजिए केवल और केवल अकबर के बाद जहांगीर ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा। बाकी अकबर के बाद शाहजहां तो ये भी गलत, और अकबर के बाद औरंगजेब तो ये भी गलत। ठीक है, ये ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। हो जाएगा कि नहीं? इसी तरीके से एस से हो जाएगा शाहजहां, ए से हो जाएगा औरंगजेब। इसके बाद जो छोटे मोटे राजा हुए वे इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा। ये देखिए क्या कहता है श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हो गई थी? किसकी हत्या हुई थी भैया? कौन से चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में? सबसे पहली बात, ये युद्ध हुआ कब? ये युद्ध 1798 से 99 के मध्य चला, और इसमें एक दुखद समाचार, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है साथियों। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों ये रहा। यहां पर देखिए भैया क्या कहता है स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में कौन सा कालानुक्रम सही है? कौन सा कालानुक्रम सही है? यहां पर असहयोग आंदोलन, सैन्य विद्रोह, फिर चंपारण आंदोलन, फिर बंगाल का विभाजन, ये 4 चीज दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले साथियों क्या हुआ? सबसे पहले सिपाही विद्रोह हुआ। सबसे पहले सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 की क्रांति, 1857। तो सबसे पहले 1857 में सैन्य विद्रोह होना चाहिए। ये असहयोग आंदोलन साथियों स्टार्ट है, तो गलत हो गया। ये भी गलत, ये भी गलत। केवल और केवल ये इनका क्रम सही क्रम हो जाता है। ठीक है, देखिए सैन्य विद्रोह 1857 में हुआ, और साथियों इसके बाद बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन 1905, और चंपारण ये देखिए चंपारण आंदोलन, बंगाल विभाजन बता दिया। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। ठीक है, और असहयोग आंदोलन तो आप लोग जानबे करते हैं 1920 और 22 के मध्य हुआ। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न ये रहा।
कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? मनी बिल को परिभाषित किया गया है। तो भैया अनुच्छेद 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता है साथियों। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कहता है कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है? कमल जो है साथियों कौन से राज्य का राजकीय पुष्प है? ओडिशा का या पंजाब का या साथियों मणिपुर का या कर्नाटक का? तो कमल के विषय में बड़ा मतभेद रहता है क्योंकि ये 3 राज्यों का राजकीय पुष्प है। एक तो साथियों आपको हम बता दें, एक तो हो गया हरियाणा का भी यही कमल राजकीय पुष्प है, हरियाणा हो गया, ठीक है भैया, और एक हो गया जम्मू कश्मीर, एक हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और एक हो जाता है कर्नाटक। इन 3 राज्यों का राजकीय पुष्प कौन है? कमल है। ये आपको याद रखना है। हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का और कर्नाटक का कमल राजकीय पुष्प हो जाता है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, यहां पर देखेंगे। कहता भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ये रूस से लिया गया, यूएसएसआर। क्या है? यूएसएसआर। इसी को साथियों हम लोग रूस कह सकते हैं। ठीक है, तो रूस से लिया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आप सभी के सामने, यहां पर देखिए। कहता है कि द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब सीधा सीधा होता है विधेयकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटना। यही साथियों द्विसदनीय विधानसभा का मतलब होता, यानी कि ऑप्शन सी भैया करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे ये रहा। कहता है कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? व्यापार एवं आर्थिक संबंध का समिति का प्रमुख होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है साथियों। और इस समिति का गठन, जो ये व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति है, इसका गठन साथियों 3 मई 2005 को किया गया था। ठीक है भैया, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है कि ग्रह पथों का सामान्य आकार कैसा होता है? जो ग्रह होते हैं उनका साथियों जो मार्ग होता है, पथ होता है, वो अंडाकार होता है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है कि झारखंड की नुआखान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? किस खनिज से संबंधित है? तो झारखंड की गुआखान जो है ये लौह अयस्क से संबंधित है। लौह अयस्क से संबंधित है। और ये जो गुआखान है ये झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है। ठीक है, कहां पर? सिंहभूमि जिला एक है वहां पर, वहीं पर स्थित है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट जवाब हो जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। यहां पर देखेंगे, कहता वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पूछा। देखो अगर आपसे नाइट्रोजन की पूछता तो प्रतिशत में लगभग 78% पाया जाता है, और अगर ऑक्सीजन पूछ लेता तो ये ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है। और ये कार्बन पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये साथियों 0.03% के आसपास पाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए भैया करेक्ट जवाब हो जाता है। देख लेते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। यहां पर देखिए, कहता कौन सा मार्ग भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? तो कौन सा है भैया? NH44, NH8, NH35, NH20। ये NH का मतलब नेशनल हाईवे से है। ठीक है, तो सबसे लंबा जो है NH7 होता है, NH7। लेकिन ये कहेंगे सर ऑप्शन में तो है नहीं, अब इसी का नाम बदलकर साथियों NH44 कर दिया गया है। इसका मतलब ये हमारे
प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। आपको ये NH7 भी याद रखना है कि क्योंकि पहले इसका नाम ये भी हुआ करता था। देखते हैं साथियों, और ये कहां से, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर दक्षिण भारत तक कन्याकुमारी, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक टोटल साथियों इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आगे देखेंगे, ये रहा प्रश्न संख्या 15। कहता निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो कौन घास का मैदान नहीं? सवाना। सवाना साथियों कहां पर पाए जाते हैं? ये घास के मैदान है और ये अफ्रीकी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है भैया। अब फेन की बात कर लें, फेन तो है नहीं इसका। देखिए प्रेयरी आपको हम पहले बता दें, प्रेयरी जो घास के मैदान हैं ये साथियों उत्तरी अमेरिका की ओर पाए जाते हैं। ठीक है भैया। और स्टेपी की बात कर ले, स्टेपी की अगर हम बात कर ले साथियों तो ये यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि ये फेन क्या है? फेन साथियों ये घास का मैदान नहीं है, ये एक दलदल है। एक क्या है? एक दलदल है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ, क्योंकि यही घास का मैदान नहीं है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, यहां पर आप देखेंगे, कहता है क्या कहता है, कौन से क्षेत्र में भारत में कृषि का बाद, कौन सा क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? तो कृषि के बाद सबसे बड़ा दूसरा नियोक्ता क्षेत्र, नियोक्ता का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा कर्मचारी नियुक्त हैं, मतलब काम करते हैं। तो वस्त्र में सबसे अगर बड़ा पूछता, सबसे बड़ा साथियों रेल है। क्या है? रेलवे। कृषि के बाद वैसे रेलवे माना जाता है, सरकारी में रेलवे, और ऐसे हो जाता है कृषि। और ठीक है, कृषि, और उसके बाद आता है वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूरा नाम क्या है? अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूरा नाम क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहां पर दिख रहा? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि साथियों शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में कह सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। साथियों आपसे एक निवेदन है कि इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हम किसी भी फर्जी बकवास नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिना कहे कर दें तो ज्यादा ठीक रहता है। यहां पर देखिए, कहता है यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीमांत उत्पादन पर भैया क्या प्रभाव पड़ेगा? वो साथियों औसत उत्पादन से कम होता जाएगा, कम होगा। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है साथियों। देख लेते हैं भैया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखेंगे, कहता निम्न में से किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से जानते? दिवाली को जानते हैं, सभी लोग जान गए, इसमें ज्यादा समय खपत नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर बता दे पोंगल साथियों तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, और ओणम भैया केरल राज्य में मनाया जाता है। बात कर ले दशहरा और दिवाली, ये पूरे भारत में मनाए जाते हैं, किसी एक राज्य में विशिष्ट रूप से नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा प्रश्न संख्या 20। कहता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कितने मार्च को मनाया जाता है? 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च। तो कितने मार्च को भैया मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, वो भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखेंगे, ये रहा पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताओ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1917 में की गई थी, और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और
सबसे पहले पाने वाले भारतीय गोविंद बिहारी लाल हैं। गोविंद बिहारी लाल ऑप्शन ए। इनको साथियों कब मिला था? इनको 1937 में ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता है। साथियों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा। यहां पर देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा जो कथन है वो गलत है, ये बताना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य हैं, बिल्कुल सही बात है, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं इसके। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की 6 आधिकारिक भाषाएं, बिल्कुल सही बात। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी के न्यायाधीशों का कार्यकाल 5 वर्ष होता, यही गलत है। 5 वर्ष उनका कार्यकाल नहीं होता है, उनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। कितना? 9 वर्ष होता है। ठीक है भैया, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब, यही सही नहीं है, मतलब कि यही कथन गलत है। आगे देख लेते हैं। आगे साथियों देखेंगे, ये रहा प्रश्न संख्या 23, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। कहता क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम किसके नाम पर रखा गया? कहां से उत्पन्न हुआ? सबसे पहली बात, आपको इस चाइना मैन शब्द का मतलब क्या होता है ये आपको बताना। ये चाइना मैन शैली क्या है आपको ये हम बता दें। साथियों देखिए, ये चाइना मैन शैली होता है जब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्या बच्चों? लेफ्ट आर्म स्पिनर जब साथियों वो उंगलियों के बजाय अपना कलाई को घुमाता है, उंगलियों के बजाय कलाई को घुमाता है, तो यह शैली चाइना मैन गेंदबाज कहलाता। तो वह गेंदबाज कैसा कहलाएगा? जब लेफ्ट आर्म स्पिनर उंगलियों के बजाय कलाई को घुमाए तो वो साथियों गेंदबाज चाइना मैन कहलाएगा, और ये शैली चाइना मैन शैली कही जाती। और ये साथियों सबसे पहले आपको चीनी मूल के एक व्यक्ति वेस्ट इंडीज गेंद के नाम पर रखी गई है, जिसका मतलब वो चीनी व्यक्ति था और वो वेस्ट इंडीज के टीम से खेलता था। उसका नाम था साथियों एलिस अचांग। उसका क्या नाम था? एलिस अचांग उसका नाम था। ठीक है, उसी के नाम पर यह रखा गया है, एलिस अचांग। ठीक है भैया, याद रखना है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है। और कभी कभी आपसे ये इतना गहराई से पूछेगा भी नहीं, केवल ये पूछेगा चाइना मैन किस खेल से संबंधित है, तो आपको बता देना क्रिकेट से। ठीक है, तो देखते हैं आगे साथियों देखेंगे, ये रहा। कहता है कि हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना साथियों 1958 में हुई। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है भैया, याद रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। कहता लेडी विद ए लैंप निम्न में से किसका उपनाम है? लेडी विद ए लैंप निम्न में से किसका उपनाम है? तो लेडी विद ए लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उपनाम है। ठीक है, क्योंकि साथियों एक यहां कहीं पर युद्ध हुआ था, तो इन्होंने रात के अंधेरों में साथियों लाल टेन लेकर, ये नर्स है ना, ये कौन है? ये एक नर्स है, और ये रात के अंधेरों में साथियों सैनिकों के लिए साथियों सेवा प्रदान कर रही थी, इसीलिए इनको लेडी विद ए लैंप का खिताब दिया गया, और इनका ये उपनाम हो गया, उपाधि हो गई, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाता आपके प्रश्न का। तो साथियों ये था क्लास का अंतिम प्रश्न, और आज से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर दें। और साथियों यदि कोई भी प्रश्न आपका रह गया या आपको पहले से पता था, या कोई कुछ भी डाउट अगर है आपको, तो बेझिझक आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।